हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अभियांत्रिकी में आपका आज एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया है। अभी तक अपन ने देख लिया है, एक तो रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया है, दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट देख लिया है, फिर उसके बाद चार्टर्ड एक्ट्स देखे थे। चार्टर्ड एक्ट्स कौन कौन से देखे थे? एक तो देखा था 1793 का, जिसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। तो फिर उसके बाद 1813 का देखा था। 1813 में आपको याद होगा कि उसमें प्रोविज़न दिए गए थे कि ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गई। लेकिन वहाँ पे ये याद रखिएगा कि चाइना के साथ ट्रेड मोनोपोली खत्म नहीं की गई थी। चाय के व्यापार में अभी भी मोनोपोली बनी हुई थी। फिर उसके बाद आया 1833 का चार्टर्ड एक्ट। 1833 के चार्टर्ड एक्ट में क्या था? 1833 के चार्टर्ड एक्ट में ये था कि पूरी तरह से कॉमर्शियल, यानी कि जो भी व्यावसायिक कार्य थे कंपनी के, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यावसायिक कार्य खत्म कर दिए गए और उसको पूरी तरह से एक प्रशासनिक बॉडी बना दिया गया। और एक बात और नोट करने वाली थी कि अभी तक जो चार्टर्ड एक्ट्स आ रहे थे, उन्होंने 20-20 साल का एक्सटेंशन दिया। किसको 20 साल का एक्सटेंशन दिया? कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो ब्रिटेन के ताज के बिहाफ में 20 साल तक, अगले 20 साल तक, जब जब चार्टर्ड एक्ट आया तो अगले 20 साल तक वो राज कर सकेंगे। ठीक है ना? तो आज अपन देखेंगे 1853 का चार्टर्ड एक्ट, जो कि चार्टर्ड एक्ट की सीरीज में सबसे अंतिम चार्टर्ड एक्ट था। उसके बाद क्योंकि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ और उसके बाद ब्रिटिश ताज ने पूरी शक्तियां अपने ऊपर ले ली और ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक, मतलब उसका एग्जिस्टेंस तो रहा लेकिन कोई खास उसका इन्फ्लुएंस नहीं रहा पॉलिटी में, प्रशासन में। तो चलिए आज देखते हैं 1853 का। तो आज का चार्टर्ड अधिनियम शुरू करने से पहले अपन दो चीज देखेंगे जो कि पिछले चार्टर्ड एक्ट से महत्वपूर्ण थी और वो उन स्लाइड्स में मेंशन नहीं थी। उसमें पहली चीज ये थी कि जैसा कि रेगुलेटिंग एक्ट में 4 सदस्य की एक प्रशासनिक, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है स्थापित की गई थी गवर्नर की सहायता के लिए। लेकिन जब पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 का, उसमें इसको घटाकर कर दिया गया था 3, यानी एक सदस्य कम कर दिया गया था। और एक सदस्य कौन था इसमें? 3 में से एक कमांडर इन चीफ था, उसको ऐड किया गया था। लेकिन 1833 में जो एक्ट आया, उसमें फिर से इसको बढ़ा के उस चार्टर्ड एक्ट ने 4 कर दिया। और उसमें जो एक मेंबर था वो कौन था? लॉर्ड मैकाले। लेकिन जो ये चौथा मेंबर था, वो जनरली कोई एडवाइस वगैरह नहीं देता था गवर्नर को। उसका सिर्फ इतना रोल था कि वो जब भी विधायी कार्य कोई किए जाए तो उस केस में उसका रोल था, बाकी कोई रोल नहीं था इसका। तो ये तो एक था कि 1833 के एक्ट ने 4 सदस्य कर दिए गवर्नर जनरल की काउंसिल की। और दूसरी चीज ये थी कि इसने बंगाल प्रेसिडेंसी को स्प्लिट, यानी कि उसको 2 भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव भी लाया था, लेकिन ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ कभी। तो इसलिए उसको अपन पढ़ते नहीं है, पर ये याद रखिएगा कि उसमें एक अ, विभाजन का प्रस्ताव भी आया था। और ये पहली वाली चीज कि एक एक लॉ मेंबर जो था वो एक्स्ट्रा काउंसिल में जोड़ा गया था। ठीक। फिर आ जाइए अपन देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम क्या था। तो 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 1773 से स्टार्ट हुआ था सिलसिला, जब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करना, उनमें नियंत्रण करना चालू किया था। वो सिलसिला कब तक चला? 1858 तक चला, जब 1858 का एक्ट आया और पूरी सत्ता ट्रांसफर हो गई ब्रिटेन के ताज में। तो संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नानुसार थी। विशेषताएं देखते हैं कि इस नियम की विशेषताएं क्या थी। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए सदस्य और जोड़े गए,
इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इन्हें गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गईं जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि अभी तक सिर्फ एक प्रशासनिक प्रशासनिक समिति, जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं, वो थी, जिसमें यहाँ पे बताया मैंने कि 4 सदस्य थे, एक लॉ मेंबर था। लेकिन लेकिन क्या किया 1853 के एक्ट ने, इसने 6 और सदस्य जोड़ दिए। और ये 6 सदस्य कैसे थे? जो कि पूरा लेजिस्लेशन यानी कि विधायी कार्यों में सहयोग करते थे। उनका सिर्फ एक ही कार्य था, विधायी कार्य। जैसे कि आज अपनी संसद है, तो संसद क्या करती है? संसद में अपने सांसद होते हैं, वो बिल वगैरह लाते हैं, जो उनको पास करते हैं, एक्ट्स बनाते हैं। यानी कि जो विधायिका संबंधी कार्य है वो करती है संसद। तो उसकी शुरुआत इसी एक्ट के तहत हुई थी, जब इसने 6 नए सदस्य जोड़े और उनको विधायी कार्य दिए गए। उन्हें विधान पार्षद कहा गया और उनका कार्य क्या था? उनका कार्य था कि जैसे ब्रिटेन की संसद काम करती थी विधान बनाने का, वैसे ही इनके पास भी यही कार्य था कि वो वही प्रक्रियाएं अपनाकर विधान बनाएं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया 1853 के चार्टर्ड अधिनियम के तहत। फिर क्या था? फिर 1833 में एक अपने को याद होगा कि 1833 में आया था कि ब्रिटिश सरकार ने ओपन कंपटीशन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था 1833 के चार्टर्ड एक्ट में। यानी कि सिविल सेवा की जो परीक्षा थी उसके लिए वो चाहते थे कि एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, उसमें सभी भारतीयों को भी मौका दिया जाए भाग लेने का। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की वजह से वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाया था, बहुत विरोध किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, तो इसलिए फिर वो लागू नहीं हो पाया था। तो क्या किया गया? तो जो 1853 का अधिनियम है, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का शुभारंभ किया। यानी कि इसने एक ओपन कंपटीशन, अभी तक भारतीयों को भाग लेने का अधिकार नहीं था, और अगर उनको लेना भी होता था तो बहुत कठिन प्रक्रिया थी, जिसमें नामांकित करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो वो कभी संभव नहीं था। तो 1853 में जब ये एक्ट आया, तो उसके बाद भारतीय परीक्षा दे सकते थे सिविल सर्विस की, और उनको नियुक्ति का पूरा अधिकार मिल गया। फिर इसके बाद 1861 में क्या किया गया? इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना भी की गई। इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना की गई। और भारत से पहले सिविल सर्वेंट कौन बने? तो 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर अपने यहाँ के पहले सिविल सर्वेंट बने थे। उन्होंने कंटिन्यू भी किया था। और फिर तो जो 1853 का चार्टर्ड अधिनियम था, इसने पहली बार ओपन कंपटीशन यानी कि खुली प्रतियोगिता चयन है तो खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। फिर उसके लिए मैकॉले कमेटी नियुक्त की गई, जिसने सभी रूल नियम कायदे जो भी थे वो बनाए थे। फिर इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। यानी कि क्या था? या इसका मतलब ये है कि अभी तक जितने भी चार्टर्ड अधिनियम आए थे, उसमें 20-20 साल के लिए तय किया गया था कि अगले 20 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सत्ता को संभालेगी। लेकिन इस अधिनियम में ऐसी कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई थी। अब समय सीमा निर्धारित ना करने के पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण यही था कि संसद जब भी चाहे तब ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता हथिया सकती थी।
फिर इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया। अब इसमें क्या था कि जो 6 सदस्य थे गवर्नर जनरल की परिषद में, विधान परिषद में, उन 6 में से 4 को कहाँ से चूज करना था? 4 को चयनित करना था, 4 प्रांतीय सरकार, जिनको प्रेसिडेंसी बोलते हैं, वहां से। अब यहाँ पे इस बात से कंफ्यूजन नहीं, इस बात को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बात से कि जो ये सदस्य थे वो क्षेत्रीय तो थे, स्थानीय थे, स्थानीय प्रतिनिधित्व, लेकिन ये इंडियन होना जरूरी नहीं था। ये अधिनियम बाद में आया था, तो इसने पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया, ना कि इंडियन प्रतिनिधित्व के लिए। तो इसके अलावा 2 और चीजें थी कि इसने ये भी बोला कि सेपरेट गवर्नर, यानी कि बंगाल के लिए एक अलग से गवर्नर की नियुक्ति की जा सकती है। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, बंगाल के गवर्नर को जो पद दे दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके अलावा भी एक अलग गवर्नर जो कि सिर्फ बंगाल के लिए, जैसे बॉम्बे और मद्रास के लिए था, वैसे सिर्फ बंगाल के लिए अलग से गवर्नर या फिर उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया जा सकता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। लेकिन इस गवर्नर की नियुक्ति नहीं की गई। इस गवर्नर की नियुक्ति 1912 में आके फिर की गई। और फिर पावर टू कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू प्रेसिडेंसी, एक नई प्रेसिडेंसी भी, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, आगरा प्रेसिडेंसी, ऐसे ही एक नई प्रेसिडेंसी भी नियुक्त कर सकते थे ये लोग। एक नई प्रेसिडेंसी का गठन कर सकते थे, नई प्रांतीय सरकार, प्रेसिडेंसी का मतलब प्रांतीय सरकार का गठन कर सकते थे। तो ऐसी सरकार फिर 1859 में बनी पंजाब, और पंजाब के लिए ही फिर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी की गई थी। तो इस प्रकार से अपना चार्टर्ड अधिनियम भी पूरा हो गया, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है अब वो समाप्त हो जाएगा, जबकि 1858 का अधिनियम आएगा। तो इसके बाद कल से अपन देखेंगे कि ब्रिटिश ताज के अंडर जो चल रहा था जला प्रशासन भारत का 1947 तक, उसमें कौन कौन से अधिनियम आए, उन अधिनियमों में क्या प्रावधान किए गए, तो कल से ये सब अपन स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करें, आप लोग अभी तक जितने भी अधिनियम पढ़ चुके हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लें। उनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं उन कंफ्यूजन्स को क्लियर करूंगा। एक बार बैकग्राउंड आपका अच्छे से बन जाएगा, उसके बाद फिर आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही सब जो है, तो ये नींव रखेंगे अपने संविधान की। संविधान का जो निर्माण होगा उसकी नींव यहीं से इन सब अधिनियम के द्वारा ही रखी जाएगी। तो ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।